नमस्कार, मैं डॉक्टर ओक जामदा हॉस्पिटल जबलपुर से और हम देख रहे हैं क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इसमें हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल 5। पिछले 4 ईसीजी ट्यूटोरियल्स में हम देख चुके हैं कि हार्ट का नॉर्मल वेक्टर कैसा होता है, क्यूआरएस एक्सिस कैसे होती है, पी क्यूआरएस की वेव्स कैसे आती है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आप पहले वीडियोस में देख लीजिए, क्योंकि उस अंडरस्टैंडिंग में पर ये निर्भर करता है कि आगे का आपको अच्छे समझ पाए, राइट। सो मैंने लिंक्स नीचे वीडियो में दी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी है। सो जस्ट गो थ्रू दोज लिंक्स और गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर बिफोर कमिंग ऑन द हायर लेक्चर्स अभी, बिकॉज ये एब्नॉर्मल कंडीशंस अभी शुरू होने जा रही हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पी वेव and the atrial abnormality, right? Normal P wave is a wave of atrial depolarization. Atrial depolarization हम सबने देखा है, it starts from the AC node और internodal bundle से ये करंट आता है AV node में, ये पूरा atrial depolarize हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम के लिए अलग बैकमन्स बंडल जाता है जो लेफ्ट एट्रियम को डीपोलराइज करता है। जो पी वेव अपने को एक वेव जरूर दिखती है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव्स। ये इसलिए कि द डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया ये इज नॉट साइमल्टेनियस। ये पी वेव ऑफ राइट एट्रियम और द डीपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम स्टार्ट्स बिफोर, लगभग 20 मिलीसेकंड्स पहले शुरू होता है लेफ्ट एट्रियम के। सो दिस इज द डीपोलराइजेशन वेव ऑफ द राइट एट्रियम, और जब करंट यहां पहुंचता है तो थोड़ा लेट डीपोलराइजेशन लेफ्ट एट्रियम का भी होता है। सो नॉर्मली पी वेव इज लाइक दोस 2 पीक्स, बट इट इज स्मॉल, बहुत छोटी है, इसलिए अपने को लगभग एक ही पीक दिखता है। और अगर 2 छोटे छोटे पीक दिखते भी है तो उनका इंटर नॉच डिफरेंस या इंटर पीक डिफरेंस इज लेस देन 0.04 सेकंड्स, मतलब एक स्मॉल स्क्वायर। नॉर्मली पी वेव लीड 2 में विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि पी वेव का एक्सिस ऐसा रहेगा और लीड 2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर है। सो इट इज पॉजिटिव, और एवीआर में इट इज नेगेटिव। सो दिस इज द नॉर्मल पी वेव रिक्वायरमेंट। नॉर्मल पी वेव का जो विड्थ होता है दैट इज 110 मिलीसेकंड्स, मतलब लगभग 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, और जो हाइट होता है इट शुड बी लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो एक्सिस होता है दैट इज बिटवीन 30 एंड 60 डिग्रीज, और पी टर्मिनल फोर्स, ये हम पी टर्मिनल फोर्स थोड़ी देर में देखते हैं, राइट। नाउ इन लीड V1 नॉर्मली द पी वेव इज बाइफेजिक। ये इसलिए कि V1 इज राइट साइडेड लीड, जो राइट एट्रियम के तरफ देखता है। तो जो एसिड करंट राइट एट्रियम की तरफ आता है, ये लीड की तरफ जाता है, इसलिए इट शोज अ पॉजिटिव वेव। और जो लेफ्ट एट्रियम का करंट है दैट गोज अवे फ्रॉम लीड 1, इसलिए इट इज शोन एज अ नेगेटिव वेव। सो इट इज अ कंबाइंड बाइफेजिक वेव। उसमें का जो इनिशियल कंपोनेंट है दैट इज द कंपोनेंट ड्यू टू राइट एट्रियम, एंड द डिस्टल कंपोनेंट है that is due to terminal component, that is due to depolarization of left atrium. So this is the normal biphasic P wave in lead V1. The axis is between 30 to 70. So because the vector is directed here, a P wave, positive P wave is seen in lead 2, or ulti negative P wave is seen in AVR. अभी नॉर्मल P wave का साइज, उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी एक्सिस ये देखने के बाद अब हम चलते हैं एब्नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द एट्रियम। एट्रियम को 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आइदर इट कुड गेट डायलेटेड, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस पल्मोनरी आर्टरी में एक क्लॉट फंस गया, थ्रोम्बस फंस गया, तो सडनली क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल विल गेट डायलेटेड, स्ट्रेच्ड, and right atrium will then get dilated. So this is volume overload, या एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो गया, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया। सो इसमें जो
एट्रिया डायलेट होते हैं, दैट इज ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, और देयर कुड बी जनरली हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ द मसल फाइबर्स एंड इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द चेंबर। सो इंक्रीज इन साइज एंड थिकनेस that is usually due to pressure overload, for example aortic stenosis। aortic stenosis हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल मोटा हो जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम भी मोटा हो जाएगा, that is called as left atrial hypertrophy। फाइनली दोनों में डायलेटेशन और हाइपरट्रॉफी दोनों में ये abnormalities दिख सकती है जो हम देखने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस के बाद रीमॉडलिंग होता है। तो ये सब चीजों से अलग चेंजेस मिल सकते हैं, जो सब वॉल्यूम ओवरलोड के कारण भी हो सकते हैं, स्ट्रेच के कारण भी हो सकते हैं, हाइपरट्रॉफी के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म एब्नॉर्मलिटी, राइट? सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग राइट एट्रियल hypertrophy we call it right atrial abnormality and left atrial abnormality। having said that, let's start with the right atrial abnormality। right atrial abnormality में ये जो अपनी नॉर्मल पी वेव है, ये नॉर्मल पी वेव राइट एट्रियल कंपोनेंट और लेफ्ट एट्रियल कंपोनेंट दोनों से मिलकर बनती है, ये हम देख चुके हैं। अभी राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में जो राइट एट्रियल कंपोनेंट रहता है, मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ द पी वेव, वो एकदम ऊंचा हो जाता है, क्योंकि राइट एट्रियल साइज इंक्रीजेस एंड थिकनेस इंक्रीजेस, राइट? सो ये जो हाइट ऑफ पी वेव दैट बिकम्स मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, राइट? और इन मिलीवोल्ट्स 0.25 millivolts। So increase in height of the P wave and the P wave duration does not change, क्योंकि एट्रियम राइट एट्रियम की हाइट ये के कारण करंट मोटा हो गया राइट एट्रियम, तो करंट तो राइट एट्रियम में ज्यादा गया, इससे एम्पलीट्यूड बढ़ गई, बट जो लेफ्ट एट्रियम करंट ज्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए द विड्थ डज नॉट इंक्रीज, तो नॉर्मल विड्थ एंड, परंतु अकेली इस साइड से इसको ए शेप P wave बोलते हैं। This is also called as P pulmonale because this is seen in pulmonary diseases। परंतु इसकी limited sensitivity and specificity है। Sensitivity मतलब क्या है? जिसको P pulmonale दिखी उसको right atrial abnormality है ही, ये percentage that is sensitivity, और जिसको P pulmonale नहीं दिखी उसको right atrial abnormality नहीं है, ये that is called as specificity। So इसकी limited sensitivity and specificity है ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हम ईसीजी की बात पे विश्वास करके उसको, क्योंकि अगर अपन इको किया या कार्डियक एमआरआई किया तो जरूर नहीं कि राइट एट्रियम एनलार्ज मिले या राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी मिले। सो वी सी फर्दर सम थिंग्स इन राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी अपार्ट फ्रॉम द टर्म पी वेव और पी पल्मोनल इन P2। व्हाट हैपेंस इन लीड V1? हम लीड V1 में देख चुके हैं कि नॉर्मल पी वेव इज बाइफेजिक, है ना, जो इनिशियल कंपोनेंट इज ड्यू टू द राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो राइट एट्रियम यहां मोटा हो गया, तो राइट एट्रियम का जो वेक्टर है वो ज्यादा मोटा और राइटवर्ड चला जाता है। सो द इनिशियल पार्ट ऑफ द पी वेव इन V1 ये बिकम्स टॉलर, सो इट शुड बी एटलीस्ट 0.15 millivolt in its height, that is their small square, और द जो चौड़ाई है उसकी should be at least 0.04 seconds। तब the area under the curve है ना, that shows the right atrial abnormality, right? तो right atrial abnormality जो initial component of P wave in V1, it should be tall and it should be at least 1 small square wide। राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, हमको तीन चीजें दिखती हैं। वन इज लीड 2 में टॉल पी वेव मोर देन 2.5 मिलीमीटर, एंड लीड V1 में द इनिशियल कंपोनेंट, द पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ पी वेव शुड बी एटलीस्ट 0.15 millivolt in amplitude and one small box, that is 0.04 seconds in width, and there should be right axis deviation of the P wave, right? So यहाँ पे देखो P wave छोटी दिख रही है, बाइफेजिक तो नहीं दिख रही पर छोटी दिख रही है, but see the P wave in 2-3 AVF, there is strong P wave, that means the P wave axis जो normal ऐसे रहती है, that has gone on the right side, it has become like this। क्योंकि what is the calculation of axis?
अपन ने देखा था कोई भी दो लीड्स में अगर अच्छी टॉल पी वेव दिख रही है, कोई एनी वेव दिख रही है, तो एक्सिस इज इन बिटवीन. सो लीड 2 इज लाइक दिस, लीड AVF इज लाइक दिस. सो दोनों में टॉल पी वेव है, तो एक्सिस समवेयर हियर और हियर. सो दिस इज पी वेव एक्सिस. नॉर्मल एक्सिस इज अप टू 60 or 75. So the axis has turned towards 80 up to 85 or 90. So this is right axis deviation. So now we have got three changes: P pulmonally or tall P wave in lead 2. साथ में lead V1 में the initial component of P wave has increased in height and width, and thirdly right axis deviation of the P wave. If P wave axis is shifted to right, tall P waves will be seen in AVF. पिछले एग्जांपल में भी देखिए, अगर P wave axis अच्छी खासी राइट में चली गई, दिस इज एग्जांपल इको इमेजेस मैंने डाली है टू क्रिएट अ विजुअल इम्पैक्ट. जब ऐसा बड़ा राइट एट्रियम हो जाता तो the whole axis changes, goes towards the right, and you can see tall P waves in lead 2, lead 3 and AVF, all the inferior leads. Now sometimes जब मार्क्ड राइट एक्सिस डेविएशन रहता है या राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी रहती है, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी रहती है, तो आपको पी वेव का जो ये एक्चुअल उल्टा ऐसा दिख सकता है. नॉर्मली V1 का क्या रहता है, जो इनिशियल कंपोनेंट इज ड्यू टू राइट एट्रियम, डिस्टल कंपोनेंट और टर्मिनल कंपोनेंट इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम. तो normally इस एरिया में you don't expect any problems, right? But sometimes you can actually see the P wave in V1 like this, but इसमें जो लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में जो P wave मिलती है, हम देखेंगे बाद में, वो उल्टी रहती है, पर ये जो कंपोनेंट है टर्मिनल कंपोनेंट, ये जो उल्टा कंपोनेंट है वो चौड़ा रहता है, और उसका एंगल जो रहता है, दैट इज एंगल शोज द स्पीड ऑफ करंट गोइंग थ्रू दैट चेंबर. दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन. व्हाट इज इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन? अपन वी सी द मोमेंटम ऑफ एनी व्हीकल 0 to 80 km/h in 3 seconds. दैट शोज कि कितनी स्पीड, कितनी तेजी से वो गाड़ी पकड़ती है. वैसे कितनी तेजी से डिपोलराइज होता है कोई भी चेंबर, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन. दैट इज सीन हियर. जैसा यहाँ पे करंट तो लेफ्ट एट्रियम में फैल रहा है पर धीरे फैल रहा है, दैट इज सीन इन लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी. कभी-कभी जब पी वेव ऐसी उल्टी ज्यादा रहती है V1 में, उसमें ये इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन ये कम रहता है. मतलब ये लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन चालू हुआ और खत्म हुआ, मैक्सिमम पहुंच गया, पूरा डिपोलराइज हो गया, उसका जो टाइम है that is less than 0.03 seconds in right atrial abnormality and more than 0.03 seconds in left atrial abnormality. So sometimes you can see abnormal P wave in lead 1 V1. इसमें देखो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. V1 में एक्चुअली टॉल P wave दिख रही है आपको. So ये जो एग्जांपल अपन ने दिया ऐसा नहीं दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. P pulmonary 2 as well as V1. Now this is P tricuspidal. जब राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी भी है और लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी, दोनों एट्रिया एनलार्ज्ड है, तब यू कैन सी अ P wave like this, but the notch P wave, but जो अर्लियर या पहला कंपोनेंट है या राइट एट्रियल कंपोनेंट है, दैट इज टॉलर. ये हम बाद में फिर से देखेंगे. नॉच P wave with increased first component, that is seen in biatrial abnormality. Now there are some QRS changes in right atrial abnormality. तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में QRS में क्यों चेंज हो जाए, क्योंकि P wave is a wave of atrial depolarization and QRS is a wave of ventricular depolarization. But there are some corroborative changes. So सब मिला के हमको कोई आइडिया मिलता है. मान लो QRS एक्सिस देख के हमको पता चलता है कि there is right ventricular hypertrophy. So that वो हमारे इस संभावना को बल देता है या इस धारणा को बल देता है कि साथ में राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी भी होगी. सो QR कॉम्प्लेक्स इन लीड V1 हम देखेंगे. नॉर्मली व्हाट इज QR कॉम्प्लेक्स? छोटा q और बड़ा r. सो व्हाट इज द नॉर्मल कॉम्प्लेक्स इन V1? छोटा r और बड़ा s, राइट. सो ये जो
हम देख चुके हैं कि द स्मॉल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेक्टरल डिपोलराइजेशन, और ये जो लार्ज एस वेव है दैट इज अ वेक्टर ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन. दिस इज नॉर्मल इन लीड V1. बट यहां पे क्या हो रहा है, यू कैन, आपको उल्टा दिख रहा है. लीड 1 में ऐसा उल्टा दिखना चाहिए. आपको क्या दिख रहा है, छोटा क्यू और टॉल आर, मतलब करंट राइट साइड में जा रहा है. दूसरा, डिमिनिशन ऑफ साइज ऑफ QRS इन V1 विद मार्क्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इन V2. ये हम देखेंगे. दिस इज एन एग्जांपल. यू कैन सी QR कॉम्प्लेक्स. ये जो R S वेव से बड़ा हो जाना V1 में, दैट इज अ साइन ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. जब हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी तभी आएगा. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज, आपको यहाँ पे Q लगभग बहुत ही छोटा है और टॉल R वेव दिख रही है. सो दिस इज वेरी एब्नॉर्मल फॉर लीड V1. सो इज दैट डेफिनेटली पॉइंट्स आउट टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. और यहाँ R वेव एम्पलीट्यूड देखो और यहाँ R वेव एम्पलीट्यूड देखो. ये सडन R वेव एम्पलीट्यूड V1 से V2 में बढ़ जाना, दैट आल्सो गोज इन फेवर ऑफ राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी. Now what is the axis here? QRS axis. यहाँ पे S वेव डीप है, यहाँ पे बाइफेजिक है और यहाँ पे टॉल आ रहा है, राइट. सो द एक्सिस इज अबाउट, ये लीड 2 में इक्विफेजिक है, सो लीड 2 की डायरेक्शन ऐसी होती है, उसको परपेंडिकुलर एक्सिस है, राइट. सो एक्सिस इधर हो सकती है +120 या +150 या -39 -40 हो सकती है. सो यहाँ पे पॉइंट करने वाला कौन सा लीड है, लीड 3. तो लीड 3 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, सो एक्सिस इज राइटवर्ड. ये हम एक्सिस कैलकुलेशन में देख चुके हैं. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरा अर्लियर ट्यूटोरियल एक्सिस कैलकुलेशन वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए. सो इसमें ये ऐसे को कहते हैं कोलैबोरेटिव एविडेंस. सब मिला के, 2-4 एविडेंस मिला के वी कैन कंक्लूड कि ऐसे पेशेंट को राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, क्या इसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिख रही है, राइट एक्सिस डेविएशन है एंड R वेव V1 से V2 में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है. सो अगर ये QRS एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो अपने इस संभावना को बल मिलता है कि पेशेंट को राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकली P पल्मोनरी में नहीं दिख रही है. P बहुत टॉल नहीं है, 2.5 स्मॉल स्क्वायर से P टॉल नहीं है, बट फिर भी दिस पेशेंट कैन हैव राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी बिकॉज ये जो P पल्मोनरी का सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज नॉट वेरी हाई. The causes of right atrial abnormality, एक तो pulmonary causes, उसको बोलते हैं P pulmonary because there are major causes are pulmonary causes. Bronchial asthma, pulmonary embolism. Pulmonary embolism तो कुछ देर के लिए P wave चेंज आ सकते हैं, फिर गायब भी हो सकते हैं. Emphysema, COPD and bronchitis. These are the major pulmonary causes. And the other class of diseases which cause definite right atrial abnormality are the congenital heart diseases, especially involving the right side of the heart, like pulmonary stenosis, atrial septal defect, Epstein's anomaly and tetralogy of Fallot. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ये है tetralogy of Fallot. जिनको मालूम नहीं है उनके लिए pulmonary outflow tract obstruction, ये pulmonary outflow tract है, right? ये pulmonary artery, pulmonary outflow tract में there is obstruction. This is number 1. Number 2, ventricular septal defect. ये ventricular septum है, इसमें defect है. This is number 2. ओवरडाइडिंग ऑफ एओर्टा. एओर्टा नॉर्मली ये आगे की तरफ रहता है, ये पीछे की तरफ रहता है एओर्टा, ये थोड़ा ओवरराइड करता है इसके ऊपर. दैट इज थर्ड पॉइंट. एंड फोर्थ पॉइंट इज राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल मोटा हो जाता है, दिस इज राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी. सो दीस आर द 4 थिंग्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू टेट्रालॉजी. 4 चीजें ना इसके बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलो. सो लेट्स सी द ईसीजी इन टेट्रालॉजी ऑफ फेलो. एक पेशेंट है, लेट्स सी राइट एट्रियम एनलार्जमेंट. सो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट, आपको यहाँ पे लीड 2 में टॉल P वेव नहीं दिख रही है, नॉर्मली दिखना चाहिए. इसलिए टॉल P वेव अकेली is less sensitive and specific to diagnose right atrial abnormality. You have also to see the axis, the P wave and the QRS changes. So see the P wave in V1. है ना, tall P wave in V1 जो नॉर्मली V1 में P wave ऐसे दिखना चाहिए, ये ऐसी है, उसका दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, न के बराबर है. So this tall P wave in V1 is strongly suggestive of right atrial abnormality. Then right ventricular hypertrophy, साथ में ये R by S, ये V1 में जो नॉर्मली ये छोटा R और S दिखना चाहिए, इसमें
टॉल आर देखा है और एस छोटा है, सो आर मोर देन एस या आर बाय एस मोर देन 1, मतलब कुल मिला के टॉल आर अगर V1 में दिख रहा है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, एंड टॉल आर इन V1 एंड अपराइट T इन V1, है ना। इसमें T भी अपराइट है, दैट इज आल्सो अनयूजुअल, एंड मार्क राइटवर्ड एक्सेस। सी एक्सेस कहां पे है ना, यहां पे बिग एस वेव्स, यहां पे बाइफेजिक विद एस वेव लार्जर, एंड यहां पे स्ट्रॉन्ग पी वेव्स, अगेन एक्सेस इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट। सो दीज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि पेशेंट को राइट वेंट्रिकल एब्नॉर्मलिटी है, इन एडिशन टू राइट वेंट्रिकल एब्नॉर्मलिटी एंड राइट एक्सेस डेविएशन। This is a ECG from a patient of COPD, chronic obstructive pulmonary disease. इसमें you can see P pulmonale, tall P waves. Secondly, यहाँ पे आपको ये incomplete RBV बोल रहा है, but this is not incomplete RBV. This is QR pattern. जो मैंने बोला ना, QR pattern in V1 is suggestive. These are the QRS changes which are suggestive of right atrial abnormality. And इसमें तीनों में biphasic है, right? The axis is extreme rightward, and QR in V1 right axis and P pulmonary. Now एप्स्टीन्स अनोमली करके एक कंजेनिटल बीमारी होती है जहां ये ट्राइकुस्पिड वॉल काफी नीचे वेंट्रिकल में लगते हैं। नॉर्मली ट्राइकुस्पिड वॉल आर बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये बहुत नीचे वेंट्रिकल में लगते हैं, तो राइट एट्रियम बिकम्स लार्ज। So what you see in this ECG of a patient with Epstein's anomaly, again tall P wave, उसकी हाइट 3 मिलीमीटर है, तो 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा, and this is due to pressure overload. So in this आप देख सकते हैं where is the axis, यहाँ पे पूरा QS पैटर्न है लीड 1 में, right, and लीड 2 और लीड 3 में strongly positive है, and you can see the QR pattern in V1 also. So सब मिलके सजेस्ट करता है कि the patient has right atrial abnormality. Now the left atrial abnormality. Left atrium जैसा दोनों components, ये right atrium पहले आता है, left atrium बाद में आता है। This is the normal P wave, हम कई बार देख चुके हैं। Now the problem in left atrial hypertrophy is left atrium बड़ा हो जाता है, right atrium का साइज तो इतना ही है, but left atrium बड़ा हो जाता है, तो left atrium current takes longer time to reach and depolarize, so therefore ये जो दूसरा component है वो और चौड़ा हो जाता है। So कुल मिला के P wave का जो width है that becomes more than 0.120 या 3 small squares. Normal width, upper limit of width is 0.110 milliseconds, मतलब लगभग 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, पर ये 3 स्मॉल स्क्वायर्स से जब चौड़ा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी। दूसरा, व्हाट हैपेंस इन V1? इन लीड V1 जो टर्मिनल डिफ्लेक्शन है, दैट इज हम देख चुके, दैट इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रियम, इनिशियल डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू राइट एट्रियम। सो टर्मिनल डिफ्लेक्शन ज्यादा डीप हो जाता है और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। अगेन सेम प्रिंसिपल, एरिया अंडर द कर्व, अगर ये बढ़ता है तो इसी पे आधारित है मॉरिस इंडेक्स, हम देखेंगे अभी। एंड लास्टली द P wave axis goes towards the left, right? The normal P wave axis is like this, and now because of left atrial hypertrophy, P wave axis goes towards the left. ये V1 का जो पहले बता चुके हैं, V1 is directly overlaying the overlying राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम का करंट इसमें पॉजिटिव दिखता है, लेफ्ट एट्रियम का करंट नेगेटिव दिखता है। ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है लेफ्ट एट्रियम का करंट, ये और डीप और बड़ा हो जाता है बिकॉज़ लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो गया है। सो दिस बिकम्स डीप। यहाँ पे हम देख चुके हैं जो इंट्रिंसिक और डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा है, द टाइम टेकन बाय द करंट। नॉर्मल अगर ये कभी-कभी ऐसी वेव राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में भी मिलेगी, परंतु वो कैसे रहेगी, राइट, इट विल बी लाइक दिस, द इंट्रिंसिक और डिफ्लेक्शन, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का टाइम वुड बी लेस देन 0.03 सेकंड्स। और यहाँ पे देखो ये और ये जो पॉइंट है इसमें का डिफरेंस इज डेफिनेटली मोर देन 1 स्मॉल स्क्वायर, राइट। दिस इज द मॉरिस इंडेक्स। मॉरिस इंडेक्स में ये जो A मतलब ये जो चौड़ाई है
की नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ पी वेव इन V1, है ना। मॉरिस इंडेक्स इज सीन इन लीड V1, उसमें भी पी वेव, उसमें पी वेव का जो नेगेटिव कंपोनेंट है, टर्मिनल पी फोर्स बोलते हैं उसको, सो दैट इज एटलीस्ट 0.04, मतलब एक स्मॉल स्क्वायर चौड़ा, और जो डेप्थ है दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 1 मिलीमीटर। सो अगर ये डेप्थ, ये अपन मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 इनटू 1, अगर ये डेप्थ है, दैट जहां बी बोला है इसने, दिस इज द डेप्थ, ये केवल 1 मिलीमीटर है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0.04, सो दैट इज नॉर्मल। अगर ये डेप्थ या चौड़ाई बढ़ती है, सो दिस बिकम, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखो, मान लो डेप्थ इज 2 मिलीमीटर एंड चौड़ाई है 0.04 सेकंड्स, तो कॉमन उनका मल्टीप्लिकेशन करने में क्या हो गया 0.08 millimeter seconds, so that is abnormal, that is suggestive of left atrial abnormality. So this is Morris index based on terminal P wave force. Again same repetition, the length of P wave in lead 2 is greater than 120, ये चौड़ी हो गई, है ना। This is usually due to left mitral disease, इसलिए इसको कहते हैं P mitral, है ना। और जो इंटर पीक डिस्टेंस है, ये जो दोनों पीक में का डिस्टेंस है, दैट इज मोर देन 0.04 सेकंड्स, राइट। और द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव लीड V1, ये जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव, ये लीड V1, ये देखो 2-3 स्मॉल स्क्वायर चौड़ा है ना, काफी चौड़ा है, एंड जो डेप्थ भी 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। Causes of left atrial abnormality, it could be valvular heart disease like aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral stenosis, mitral regurgitation. Hypertension can also cause left ventricular hypertrophy के साथ left atrial abnormality हो सकती है। Cardiomyopathies, dilated, restrictive and hypertrophic, all cardiomyopathies. And lastly, coronary artery disease. Let's see first degree interatrial block. इस ब्लॉक को AV ब्लॉक से कंफ्यूज ना करें। AV block is the block between the atria and ventricle. करंट एट्रिया से वेंट्रिकल जाने में दिक्कत आती है, that is AV block. यहाँ पे करंट एक एट्रिया से दूसरे एट्रिया में जाने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल ये दो एट्रिया है, दिस इज द SA node, दिस इज द AV node. करंट नॉर्मली यहाँ जाता है और यहाँ बैकमन बंडल से करंट यहाँ जाता है। मान लो ये करंट यहाँ जाने में प्रॉब्लम है, जा नहीं पा रहा है या लेट जा रहा है, सो उससे भी ऐसा M पैटर्न तैयार होता है, ये इंटरपीक डिस्टेंस, ये ऐसा पैटर्न तैयार होता है, और the P wave is wider than 0.12 seconds. तो this meets the criteria of P mitral, मतलब P wave चौड़ी हो गई, दो पीक्स का डिस्टेंस बढ़ गया और 0.12 सेकंड से चौड़ी P wave है। परंतु अगर आप इमेजिंग करो, इसमें इकोज देखो या MRI से देखो, तो आपको लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, केवल करंट लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो बैकमन्स बंडल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज फर्स्ट डिग्री इंटरएट्रियल ब्लॉक? करंट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने में टाइम लगता है, द पी वेव इज वाइडर देन 0.12 सेकंड्स, बट देयर इज नो लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी ऑन इको और MRI, सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन करंट फ्लोइंग थ्रू द बैकमन्स बंडल। नाउ अगर वहां करंट पहुंचता ही नहीं है, राइट, बैकमन बंडल एक काम करना, दिस इज द नॉर्मल इंटरएक्टिव बंडल SA node, और ये जो बैकमन बंडल ये काम करना बंद हो जाता है, सपोज देयर इज अ ब्लॉक, सो नाउ दिस इज थर्ड डिग्री इंटरएक्टिव ब्लॉक, एंड उसमें you what you see is a biphasic P wave in inferior leads like 2-3 AVF. So there is no conduction through the interatrial septum. LA depolarizes via coronary sinus. तो LA दूसरे रास्ते से, coronary sinus मतलब हार्ट की जितनी वेन्स है सब मिलके coronary sinus पे जाती है, तो coronary sinus से LA depolarize होता है। तो ECG क्राइटेरिया क्या है? P wave is wider 0.12 seconds and biphasic P wave positive then negative in inferior leads like 2-3 AVF, कभी-कभी V1 V2 में मिलते हैं, राइट। अगर कभी-कभी ये दोनों का बीच का रहता है, मतलब इंटरएट्रियल ब्लॉक फर्स्ट डिग्री इंटरएट्रियल ब्लॉक में केवल QRS वाइड P वेव वाइड हो जाती है, और थर्ड डिग्री में ये P वेव बाइफेजिक हो जाती है और वाइड हो जाती है। इनके बीच के चेंजेस कभी-कभी वाइड होती है, कभी-कभी नहीं वाइड होती है,
दैट इज सेकंड डिग्री, या कभी-कभी बाइफेजिक होती, कभी-कभी नहीं बाइफेजिक होती, दैट इज सेकंड डिग्री. Interatrial block. Normally interatrial block is not so important, just to complete the atrial abnormalities. ये साइड हम पहले भी देख चुके हैं, P tricuspidal, that is left atrial abnormality plus right atrial abnormality. तो अगेन दो पीक्स, और पहला जो पीक है वो ज्यादा ऊपर, नॉर्थ P wave, that shows the first component. What are the causes of biatrial abnormality? MS with pulmonary arterial hypertension, MS with tricuspid regurgitation, MS with tricuspid stenosis, ASD and Lutembecker syndrome. मतलब ASD पहले से है और उसमें there is acquired mitral stenosis. Now ये सब हम इतने changes देखे, but do we really see that जिनको ये ECG abnormalities है उनमें सही में क्या atrial abnormalities पाई गई है? So this was a study, accuracy of electrocardiographic criteria for atrial enlargement with validation from magnetic resonance. MRI से उन्होंने देखा और इसी changes correlate करने की कोशिश की. You can see from here that inferior P wave is more than 2.5, मतलब P pulmonale, and positive P wave का component, initial component of P wave tall है. ये अगर देखा जाए तो sensitivity is very low, right? And ECG criteria for left atrial abnormality है ना, P mitral, इसकी सेंसिटिविटी 70% है, एंड दूसरा कोई क्राइटेरिया यूज करते हैं तो टोटल सेंसिटिविटी 82% है. इस कहने का मतलब ये कि डोंट जस्ट बिलीव ऑन सिंगल क्राइटेरिया लाइक टॉप P मतलब P pulmonale, so right atrial abnormality. Go for the circumstantial evidence. Here corroborative evidence, बाकी सब चीजें देखो, V1 देखो और एक्सेस देखो, सब चीज मिलके एक डायग्नोसिस बनाओ. Echographic evaluation of ECG criteria for left atrial abnormality. So these are the ECG criteria, and this is true positive. मतलब जितने लोगों को ये abnormality मिली, ये अपन प्रॉब्लम मिला, उनमें से कितने को left atrial abnormality actual मिली, और कितने को अगर ये नहीं है तो left abnormality नहीं है. So this is called as sensitivity and this is called as specificity. So duration of terminal P wave deflection in lead V1, that is what the maximum sensitivity 83%, and जो duration between peaks of P wave notches, दो P wave notches है, इसका जो difference है ये that is more than 0.04, that has got the maximum specificity, right? So कुल मिला के आप सब चीज देख के फिर diagnosis बनाइए. Now lastly dome and dark P wave, ये तब मिलती है जब करंट depolarize left atrium से right atrium depolarize होता है, right? So this is quite rare, और ये जब मिरोस्की ने पहले इसके ऊपर पेपर पब्लिश किया था तो सब लोगों ने उनको कहा था कि बहुत ही मूर्ख आदमी है, बट फाइनली जब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज वगैरह हुई तब that was confirmed कि this can actually happen. So that is called a dome and dart. पहले P wave का छोटा सा dome type shape आता है, then dart shape. So this is the dome and dart P wave. This just shows that current is flowing from the left atrium to right atrium. In summary, what are the changes you have to see for right atrial abnormality? P wave 2.5 mm से ऊंची होनी चाहिए, that is called as P pulmonale. फिर in V1, the initial positive component of P wave should be taller than 0.15 squares. That is taller than 1.5 squares or 0.15 millivolts. And it should be at least 0.04 seconds or one small square wide, right? And the P wave axis should go rightward. For left atrial abnormality, the P wave should be broader, more than 120 milliseconds or 3 small squares or 0.12 seconds, and the two inter-peak distance should be ये दो notches का जो बीच का distance है should be more than 0.04 seconds. In lead V1, the terminal P component should be deeper and wider. How much deeper? More than one small square deeper. And how much wider? More than 0.04 seconds. Yeah, one small square wider. ये दोनों का multiplication factor is Morris index या terminal P force. And lastly, the P wave axis should go leftward. So यहाँ this is the end of the
atrial abnormalities and P wave changes that we can see from ECG. Thank you so much. मिलते हैं ventricular abnormalities को लेकर.